हैं आप सब लोग? चलिए फिर फटाक से लाइव आइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। ओके, गुड इवनिंग विकास, राहुल, अमरजीत, पंकज, मोहम्मद जुल्फिकार, राहुल, सुलेखा, सुरभि कुमारी, उषा कुमार, उषा तो कुमारी हो सकती है, गौरव, पंकज, उपांक्षा, मनीष, उफ 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 भी कोई नाम होता है क्या यार? हाँ, चलो फिर आ जाइए फटाक से। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मुझे लगता है आप भी अच्छे होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हम बीमारियों का चैप्टर पढ़ रहे हैं। बीमारियों का चैप्टर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बीमार ना हो जाए, है ना? हर इंसान को डर लगता है ना, तो वही बात है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन डिजीज, इंसान के अंदर होने वाली बीमारियां। अब इंसान के अंदर दो तरीके से हो सकती हैं, आइदर कम्युनिकेबल और जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब जो बाई बर्थ हो, जो जन्म के साथ पैदा हो गई बीमारी, उसे जेनेटिक बोलते हैं, उसे अनुवांशिक या हेरिडेटरी डिजीज कहते हैं। जो भी बचा हुआ जो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज चार तरीके से हो सकती है। एक तो बैक्टीरिया से होने वाली, मैंने सारी बीमारियां पढ़ा दी हैं आपको, जीवाणुओं से। लेकिन एक बात याद रखना, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये बात तो खैर मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अच्छा बैक्टीरिया वो है जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, जो हमें बीमारी ना करे। जैसे हम दही खाते हैं, दही में भी तो बैक्टीरिया होते हैं ना। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, है ना? तो दही में भी तो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। खराब बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमें बीमारियां करते हैं। लेकिन बच्चा, वायरस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। आपने कभी सुना है फलाना वायरस हम खाते हैं दही में या दूध में? कैसे भी नहीं। वायरस हमेशा और हमेशा आतंक मचाते हैं। याद कर लो कोरोना वायरस, याद कर लो कोरोना वायरस, है ना? तो वायरस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। अब मैंने पढ़ाया था वायरस होता क्या है, उसके बाद बताया था वायरस किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। वायरस में सेल होती है या नहीं होती है? वायरस में सेल नहीं होती है, ये एसेल्युलर होता है, मतलब बिना कोशिका वाला होता है। वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, योजक कड़ी बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की। क्योंकि वायरस जब बाहर होते हैं किसी की बॉडी से तो वो नॉन लिविंग होते हैं, वो निर्जीव वस्तु होते हैं। जैसे ही उनको कोई होस्ट सेल मिली तो उसमें वो रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, उनमें प्रजनन होने लग जाता है और वो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और वो इन्फेक्शन कर देते हैं उस बॉडी के अंदर। इसलिए वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, योजक कड़ी मानते हैं। अब बात आती है, वायरस तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्लांट वायरस, जो प्लांट को बीमारियां करते हैं। दूसरे एनिमल वायरस, जो हमें बीमारियां करते हैं, जंतुओं को बीमारियां करते हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी सबको बीमारियां करते हैं, है ना? और जब बात करते हैं, अभी आपने सुना होगा कि लिम्पी डिजीज बहुत चल रही है, लिम्पी रोग बहुत चल रहा है। बेसिकली राजस्थान में तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। गाय को हो रहा है, ऊंट को हो रहा है बहुत ज्यादा। और जब बात करते हैं बच्चा, तीसरा आता है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बैक्टीरिया को किलिंग करते हैं, जो जीवाणुओं को मार देते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे एनिमल वायरस, मतलब ह्यूमन वायरस, जो हमें बीमारियां करेंगे वायरस। वो कौन कौन से वायरस हैं? ऐसे वायरस जो हम लोगों को बीमारियां करते हैं। और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हम लोगों को, वो जब बात करते हैं तो सबसे पहला बीमारी आप जानते हैं, जब कभी भी आपको कॉमन कोल्ड होता है, आपको एक साधारण वायरस से होने वाली डिजीज लिख रहे हैं, लिख लो वायरल डिजीजेस या लिख लो वायरस डिजीजेस, बात एक ही है। विषाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु जनित रोग, ऐसी बीमारियों जिनको जन्म वायरस देते हैं, वायरस से होने वाली हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे लिखेंगे कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम खांसी आपको हो जाता है। सर्दियों में आपने देखा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉमन कोल्ड, इसको बोलेंगे साधारण जुकाम, जुकाम हो जाता है ना? लेकिन जरूरी नहीं है सर्दियों में ही होता है, कभी कभार गर्मियों में भी हो जाता है जुकाम। क्यों? क्योंकि एक वायरस के इन्फेक्शन से होता है। जब जब इस वायरस का इन्फेक्शन होगा आपको बीमारी हो जाएगी। ये कैसे होती है? तो इस बीमारी के, मैंने पढ़ाया था, कोई भी बीमारी होती है उसकी दो चीजें होती हैं। एक होता है पैथोजन, पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, जो रोग को जन्म देता है उसे पैथोजन कहते हैं। अब कौन सा वायरस देता है? वॉइस तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, यहां से वॉइस ठीक है, ठीक है। अब कौन सा, किसका वैक्सीन नहीं बना है अभी तक? कोरोना का वैक्सीन तो अमरजीत बन चुका है बच्चा, सबने तो लगवा लिया है टीका।
देखो सुनो, पैथोजन कौन सा होता है जिसकी वजह से आपको कॉमन कोल्ड होता है? ये होते हैं रीनो वायरस। कुछ ऐसे वायरस का ग्रुप, देखो वायरस ना ग्रुप में भी रहते हैं, झुंड में भी रहते हैं। तो रीनो वायरस ऐसे वायरस का ग्रुप है जिस वायरस के अंदर अगर ये वायरस आ गया हमारे बॉडी में तो हमें कॉमन कोल्ड यानी साधारण जुकाम खांसी कर देगा। ये कहाँ रहता है, इसका वेक्टर क्या है, इसका वाहक क्या है? तो बच्चा इसका वाहक एयर। अब एयर का मतलब हवा होती है। अब जो बीमारी हवा से फैलती है तो भाई वो पानी खाना सबसे ही फैल सकती है। जो बीमारी एयरबोर्न हो जाती है, जो हवा में फैल जाए, अब जो हवा में फैल गई तो भाई पानी खाना सबके थ्रू आ सकती है। तो ये बीमारी कहाँ से फैली थी? ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी 90s के जमाने में एक कुक थी। कुक का मतलब जो खाना बनाने वाली, मेड थी, मतलब एक कोई किसी के घर में कुक थी, उनके बॉडी में सबसे पहले ये रीनो वायरस आए थे। फिर उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया उस पूरे परिवार को, तो आगे से आगे बीमारी फैलती गई। उसका नाम था कुछ मैरी करके उनका नाम था। एक सेकंड रुकना, एक फोन उठा लूं मैं। हेलो, ठीक है। तो फिर वहां से आगे बीमारी होने लग गई, ठीक है। इसीलिए इस बीमारी का नाम पड़ता है हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट डिजीज। हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट डिजीज, इसका मतलब क्या हो गया? एक इंसान को अगर ये बीमारी है, आपने उससे हैंडशेक कर लिया, तो इंसान को जब जुकाम खांसी होता है तो क्या होता है? बैटरी सही नहीं है, चलो मैं वॉइस कट रही है, वो चेंज ही करवा। हाँ जी, तो इसको हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट डिजीज क्यों कहते हैं वो सुनो। अब जिसको जुकाम खांसी होता है वो ऐसे कर लेता है ना, और कैसे ही उसके अगर उसके आसपास रहोगे तो उसकी हवा की जो ड्रॉपलेट है, अगर उसने छींक दिया, खांस दिया, उसके हाथों में ये वायरस रहते हैं, अगर उससे आपने हैंडशेक कर लिया तो आपको भी जुकाम हो जाता है। देखा होगा अक्सर कि आपके घर में एक को जुकाम होता है, सबको जुकाम हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट डिजीज। एक इंसान के अगर आपने हैंडशेक करा, उसके हाथ से बना हुआ खाना खा लिया, उसके हाथ से आपने एक गिलास पानी पी लिया, उसके साथ खाना खा लिया, उसके आसपास बैठ गए, तो भाई वो क्या करेगा? उसको क्या क्या होता है? एक तो कफ रहता है उसको, उसके अलावा उसको खांसी रहती है, कोल्ड एंड कफ। उसको जुकाम एंड खांसी रहती है, कोल्ड एंड कफ रहेगा तो वो छींकेगा, स्नीजिंग करेगा, छींकेगा, तो छींकने से उसके आसपास जो ड्रॉपलेट्स होंगी, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है जो आपकी छींक के साथ जो आपका सलाइवा निकलता है, जो लार निकलता है, उस लार में ये वायरस होंगे और ये वायरस से उस इंसान को भी जुकाम खांसी हो जाएगा जिसके ये बगल में बैठे हो आप। तो इसी को कॉमन कोल्ड कहा जाता है। सिम्टम्स क्या है बता दिया भाई, सर में दर्द होगा, नाक लाल हो जाएगी, आपकी नाक से पानी गिरने लग जाएगा, जिसको वोटरी नोज कहा जाता है, नाक से पानी गिरने लग जाएगा। और उसके साथ अगर मैं बात करूं, आपका सर में दर्द होगा, और अगर बहुत दिनों तक रहता है तो भाई उससे आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, मतलब आपके नाक में इन्फेक्शन रहेगा, आपके थ्रोट में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन रहेगा, और धीरे 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 करके आपके विंड पाइप तक जा सकता है। ये विंड पाइप का मतलब होता है श्वास नली, और इन तीनों ऑर्गन को अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है, ऊपरी श्वसनी तंत्र के अंग कहा जाता है। नाक लाल रहेगी, नाक से पानी गिरेगा, गले में आपको ईचिंग सी रहेगी क्योंकि गले में वायरस रहेंगे, फिर आपको गर्म पानी पीना पड़ेगा, गर्म आपको स्टीम भाप लेनी पड़ेगी, है ना। जुकाम वुकाम होते तो आप भाप वगैरह लेते हो, गर्म पानी पीते हो, गर्म दूध पीते हो, क्योंकि जब हॉट एनवायरनमेंट होता है, गर्म चीजें गले में जाती हैं तो वायरस डीएक्टिवेट होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। इसलिए आपको याद होगा जब कोरोना बहुत ज्यादा था तो लोग क्या कहते थे? स्टीम लो, भाप लो, ठीक है। और आपका विंड पाइप में भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा किस बीमारी को हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिजीज कहते हैं? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम बताओ? रीनो वायरस। इसका वेक्टर भाई हवा से फैलती है तो वो बीमारी हर किसी भी चीज से फैल सकती है। तो ये पहला बीमारी हो गया जो वायरस से होता है। दूसरा लिखेंगे डेंगू। डेंगू जिसे हम आम भाषा में डेंगू कहते हैं, और इसी को कहा जाता है ब्रेकबोन फीवर। ब्रेकबोन फीवर का मतलब होता है हड्डी तोड़ बुखार।
जो हड्डियों तक पहुंच जाती है, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है इस बीमारी के अंदर, इसे हड्डियां तोड़ बुखार या हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस बीमारी को ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं? डेंगू को कहते हैं। अब डेंगू का कोई समय नहीं होता। दिल्ली में तो देखेंगे 12 के 12 महीने डेंगू वाला वायरस घूमता रहता है। अब बात करते हैं डेंगू किसकी वजह से होता है, डेंगू का पैथोजन कौन है। आप बोलोगे मैम मच्छर के काटने से डेंगू होता है। मैं कहूंगी अरे नहीं, मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता है। डेंगू होता है एक वायरस के इन्फेक्शन से। कौन सा वायरस? अरबो वायरस। अब ये वायरस किसके अंदर रहता है? ये मच्छर के अंदर रहता है। तो मच्छर ने काटा, खून पिया, और खून के अंदर आपके कौन सा वायरस छोड़ गया? अरबो वायरस छोड़ गया। तो इसका वेक्टर कौन होगा, इसका वाहक कौन होगा? तब आप लिखोगे एक मच्छर। और मच्छर की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। अब कौन सी? तो बच्चा यहां पर होगा एडीज इजिप्टाई। एडीज इजिप्टाई ये एक मच्छर की प्रजाति होती है। कैसा होता है दिखाऊं आपको? ऐसा होता है। ये रहा एडीज इजिप्टाई। इस मच्छर ने आपको, थोड़ा बड़ा सा होता है ये दिखने में, नॉर्मल जो मच्छर होते हैं ना उससे बड़ा होता है। इस मच्छर ने जैसे ही काटा, अब ये कहाँ काटता है? हाथ, पांव, नाक, मुंह, कहीं भी किसी भी स्किन में काट सकता है। काटेगा तो क्या पिएगा? खून पिएगा। अब खून में क्या छोड़ जाएगा? तो भाई एक वायरस छोड़ जाएगा, और वो वायरस ये रहा। और इसी वायरस को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम अरबो वायरस बोलेंगे। तो आप ये कहो कि डेंगू वायरस की वजह से होता है, लेकिन उसको फैलाने वाला कौन है? उसको फैलाने वाला मच्छर है। उसको फैलाने वाला मच्छर है। और कौन सा मच्छर है? तो आप क्या बताएंगे? एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो। एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो ये एक मच्छर है, मच्छर की प्रजाति है बच्चा। आगे पढ़ाऊंगी, और भी एक दो मच्छर होते हैं, उनकी प्रजाति भी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात? अब क्या होगा? जैसे ही आपको इस मच्छर ने काट लिया, अब मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करती हूँ। ये मच्छर है, ये फीमेल है। अब मैं मच्छर में मेल फीमेल होते हैं क्या? नर और मादा होते हैं क्या? भाई बिल्कुल होते हैं, तभी तो इतने सारे मच्छर बन गए हैं। तो ये फीमेल मच्छर है। और आपको एक बात बता दूं, हमेशा ना फीमेल मच्छर इंसानों को काटती है। जब कोई महिला मच्छर का समझ रहे हो ना, मादा मच्छर प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है अपने बच्चे के लालन पोषण के लिए। भाई उसके जैसे कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो ज्यादा खाना खाती है क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, तो बच्चे को भी जाना चाहिए न्यूट्रिशन। ठीक ऐसे ही मच्छर का जब लार्वा बन रहा होता है ना, तो फीमेल मॉस्किटो को बहुत ज्यादा खाने पीने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है ताकि उसका बच्चा पल सके। तो इसलिए वो खून पीती है। इसीलिए आप बोलोगे मैम हमारे खून में क्या है? भाई आपके खून में क्या नहीं है? आपके खून में ग्लूकोज है, आपके खून में फ्रक्टोज है, हमारे खून में विटामिन है, सब कुछ है। तो मच्छर को सब कुछ मिल जाता है। अब आप कहोगे मैम इसका मतलब फीमेल मच्छर खतरनाक होती है। बिल्कुल होती है, फीमेल हमेशा खतरनाक होती है, चाहे वो मच्छर हो चाहे वो इंसान हो, है ना? जानते हो ना आप, समझ रहे हो बात को? अब मैम मेल मच्छर फिर कहां से अपना खाना लेते हैं? फीमेल मच्छर तो खून पी के आप अपना खाना ले लेते हैं। अब मेल मच्छर की स्टोरी सुनो, वो कहां से लेते हैं? कचरे के डिब्बे से। हम हमारे घरों का रसोई में जो खाना बच जाता है वो सब कचरे के डिब्बे में डालते हैं, कचरे के डिब्बे के आसपास घूमते रहते हैं मेल मच्छर। इसके अलावा फ्लावर सेप का मतलब होता है, आपने देखा होगा फूल से, जितने भी फूल होते हैं, अब कोई भी फूल है उससे हल्का से एक लिक्विड निकलता रहता है, एक तरल पदार्थ निकलता रहता है, उसके अंदर भी सारे के सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो जो मेल मच्छर होते हैं, जो नर मच्छर होते हैं, वो कचरे के डिब्बे से कोई कहीं पर भी कोई अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। किसी हाउस होल्ड से निकला हुआ कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कोई कहीं से ढाबे वाबे से निकला हुआ कोई वेस्ट मटेरियल है, उसके ऊपर बैठ के, या कोई सब्जी कटी हुई है उस सब्जी के ऊपर बैठ गया, कोई फ्रूट्स कटे हुए उसके ऊपर बैठ गया, उससे सारा उसने न्यूट्रिशन ले लिया। या फ्लावर सैप का मतलब होता है फूलों के रस से वो अपना भोजन लेते हैं। तो अक्सर फीमेल मॉस्किटो ही हमें काटती हैं। नर मच्छर बेचारे सीधे साधे होते हैं, वो खून नहीं पीते हैं। ठीक है, वो खून नहीं पीते हैं। अब जैसे इस मच्छर ने काटा तो आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे? तो बहुत आम बीमारी है, बहुत सारे लोगों को डेंगू हो जाता है। जब मैं 2016 में सबसे पहले दिल्ली में आई थी तो 2016 में मेरा स्वागत ही दिल्ली ने डेंगू से किया था।
और डेंगू में क्या क्या होता है? हाई फीवर, बहुत तेज बुखार आएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है 104 105 तक पहुंच जाएगा। साथ में आपके दर्द होगा जॉइंट्स में, पेन इन जॉइंट्स। अरे भाई इतना जॉइंट्स में दर्द होता है, ये कंधे में दर्द, यहाँ कोहनी में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठ नहीं पाते हो बेड से। हड्डियों के अंदर दर्द होने लग जाता है, पेन इन बोन्स, हड्डियों में दर्द पहुंच जाता है, जोड़ों में दर्द पहुंच जाता है। ऐसा लगेगा हड्डी टूट रही है, शरीर टूट रहा है, मांसपेशियां टूट रही हैं। बहुत ज्यादा आपको बुखार रहेगा, बहुत तेज बुखार रहेगा। आपके सर में भी दर्द रह सकता है, हेडेक भी हो सकता है, आपको सर में दर्द रह सकता है, जॉइंट्स में दर्द रह सकता है। हड्डी तोड़ बुखार नाम इसलिए कि हड्डी तक पहुंच जाती है, हड्डियों में अकड़न रहेगी, सर बेड से उठ नहीं पाओगे, चारपाई से उठ नहीं पाओगे, बहुत कमजोरी आ जाएगी शरीर में, वीकनेस आ जाती है। और इसके साथ साथ आपके खून में होता है बच्चा प्लेटलेट्स। हमारे खून में क्या होती हैं? पढ़ाई थी ना, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जब जब डेंगू होता है और बहुत खतरनाक वाला डेंगू होता है तो ये प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स आपकी गिरने लग जाती हैं। अगर बहुत खतरनाक वाला डेंगू हुआ है तो प्लेटलेट्स आपकी होनी चाहिए लाखों में और आने लग जाती है हजारों में। सुना होगा कि फलाना इंसान को डेंगू हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, यार प्लेटलेट्स बहुत कम है उसकी, 5-7 हज़ार प्लेटलेट्स आ गए हैं यार, अब डॉक्टर कह रहे हैं अब तो वो बचने की उम्मीदें कम है उसकी। हाँ जी, डेंगू से भी बहुत सारे लोग मरते हैं हर साल। अब क्या होगा अगर उस समय आपने किसी दूसरे इंसान की प्लेटलेट्स चढ़ा दी, उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, उसे प्लेटलेट्स मिल गई, जैसे मुझे डेंगू हुआ, मेरे में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ गई। अब आप में से कोई बच्चा है, वो उसका और मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर गया, तो उसका मैंने प्लेटलेट्स ले ली अपने बॉडी में, तो हो सकता है मैं जिंदा रह जाऊँ, है ना। अगर बहुत ही कमी आ गई प्लेटलेट्स की तो क्या होने लग जाता है बच्चा, आपका जो खून है ना वो अंदर ही बॉडी में गाढ़ा होने लग जाता है बहुत ज्यादा, और धीरे 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 आपके कहीं पर भी ब्रेन हेमरेज या किसी भी टाइप का कोई अंदर ही खून के अंदर इन्फेक्शन होकर आपकी डेथ हो सकती है। इसीलिए डेंगू बहुत खतरनाक है। डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गर्मियों में बहुत ज्यादा फैलता है, ये बारिश के मौसम में ज्यादा फैलता है, तो अपने हाथ पांव को कवर करके रखें। जब सोएं तो उस ऐसे कमरे में सोएं, ऐसे घर में रहें जहां पर मच्छर ना हो, मच्छर को मारने वाला ऑल आउट या फिर मच्छरदानी आती है उसके अंदर सोएं, बस मच्छर से बच के रहना है भाई। तो दिल्ली में तो डेंगू बहुत ज्यादा होता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट समय समय पर डेंगू वाले मच्छर को मारने के लिए छिड़काव भी करवाती रहती है, जिस एरिया में ज्यादा डेंगू वाले मच्छर होते हैं। तो डेंगू वाला मच्छर का नाम एडिस इजिप्टाई है, इसको ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो भाई ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसको लैब के अंदर लेके जाते हैं और उस खून में देख लेते हैं अरबो वायरस है क्या। अरबो वायरस है तो आपको डेंगू है भाई, आपको डेंगू है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बीमारी लिखते हैं अगले 3 नंबर पे, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। अब ये दोनों साथ पढ़ेंगे, चिकन पॉक्स, ठीक है, और इधर लिखेंगे स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में बोला जाता है चेचक रोग, चेचक रोग। और अब चेचक रोग पूरे संसार से खत्म हो चुका है ना। जब भी कहीं पॉक्स लगा हुआ होता है उसका मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है, जैसे काउ पॉक्स, कैट पॉक्स, एलिफेंट पॉक्स, बहुत सारी बीमारियां आती है ऐसी। ठीक है, चिकन पॉक्स को बोलते हैं आपकी छोटी माता, है ना, छोटी माता, छोटी माता रोग, ये गांव वगैरह में बोलते हैं इस बीमारी को। और एक होता है मीजल्स, खसरा, जो आगे पढ़ाऊंगी, उसको बोलते हैं माता निकली है। देखो, माता निकली है, मीजल्स होता है, खसरा होता है। स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं चेचक रोग और चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता रोग, छोटी माता रोग। ये हम आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन वैसे सब लोग आजकल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ऐसे यूज करने लग गए हैं वर्ड्स ना। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कभी ना कभी आपको बचपन में चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हुआ होगा, और एक बच्चे को घर में होता है, सारे बच्चों को हो जाता है, बिकॉज दोनों ही हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है अत्यधिक संक्रामक रोग। इसका मतलब होता है कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो सारे बच्चों को हो जाता है, एक को हुआ तो धीरे धीरे सबको हो जाता है। बहुत अधिक संक्रमित रोग है। अब कितना बच के रहोगे उस बच्चे से, कभी ना कभी उसके आसपास जाओगे, क्योंकि दोनों ही बीमारियां एयरबोर्न डिजीज हैं, हवा से फैल सकती हैं।
शुक्र मनाओ कि कोरोना वायरस एयरबोर्न नहीं हुआ था, वरना पूरा संसार खत्म हो चुका होता। कोरोना वायरस एयरबोर्न डिजीज नहीं थी, अगर वो जिस दिन हवा से फैलने लग जाती तो आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। अच्छा, थैंक यू बोलो उन साइंटिस्ट लोगों का जिन्होंने सही टाइम पर क्या बना दी, वैक्सीन बना दी, कोरोना का टीका बना दिया। राइट, समझ गए? दोनों ही हाईली कम्युनिकेबल डिजीज हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस है। इसका पैथोजन कौन है? सुन लो, इसका पैथोजन होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस। ये किस वायरस? दोनों होती वायरस के इन्फेक्शन से हैं। ये भी वायरस से, ये भी वायरस से। इसके वायरस का नाम है वेरिसोला जोस्टर वायरस, वेरिसोला जोस्टर वायरस, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस। इसके पैथोजन का नाम है वेरियोला वायरस। नोट्स में देख लेना, शायद उल्टा लिखा हुआ है। मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। चिकन पॉक्स सी से शुरू होता है, तो जिसमें सी आता है वो चिकन पॉक्स को करता है, और जिसमें सी नहीं आता है वो स्मॉल पॉक्स करता है। शायद नोट्स में बच्चे ने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। वेरिसोला जोस्टर वायरस, इस वायरस के इन्फेक्शन से क्या होता है? चिकन पॉक्स। और वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। अब आप कहोगे मैम इनका वेक्टर क्या है? भाई हवा से फैल रहा है। जो बीमारी हवा से फैलती है तो वो तो हर चीज से फैलेगी ना, वो पानी से भी फैलेगी। अगर जिस इंसान को आप, ये इनमें से कोई बीमारी है, आपने उसका जूठा पानी पी लिया, आपने उसका जूठा खाना खा लिया, तो खाने से हो जाएगी। अगर आप उसके आसपास बैठ गए, उसने छींक दिया, तो उसके छींकने में जो लार के ड्रॉप्स निकले उससे हो जाएगा भाई। और अगर आपने उससे हैंडशेक कर लिया, उससे हाथ वगैरह मिला लिया, उसके क्लोथ, उसके कपड़े यूज कर लिए आपने, उसका हैंकी वगैरह कुछ भी यूज कर लिया आपने, तो भाई आपको हो जाएंगी बीमारी। क्योंकि मैं पहले लिख चुकी हूं ना, दीज आर हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, अत्यधिक संक्रामक रोग हैं। और किससे फैल रही है? हवा से। अब जब बीमारी हवा से फैल जाए तो फिर उस बीमारी को कोई रोक थोड़ी सकता है। वो तो एक इंसान से सब इंसान में हो जाएंगी। तो देखा होगा कि अगर पूरे गांव के गांव को पहले चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होता था, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वैक्सीन बनाया था, और इसका टीका सबसे पहला टीका था जो बनाया गया था। और कौन सा टीका? मतलब इसको टीका तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के नाम से जानते थे। एडवर्ड जेनर, किसने बनाया था स्मॉल पॉक्स का टीका? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, टीकाकरण के पिता कहते हैं, टीकाकरण के जनक कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाया और इन्होंने पूरी संसार को बता दिया कि टीकों से, मतलब वैक्सीन लग गया तो आप उस बीमारी से बच सकते हो। और यहीं से बच्चा सबको पता लगने लग गया कि वैक्सीनेशन नाम की भी चीज होती है। टीकाकरण का आविष्कार करने वाले ये फादर हैं। किसका? फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के जनक हैं। इन्होंने बताया पूरे संसार को कि टीकों से बच सकते हो, टीकों से बीमारियां बच सकती हैं। और फिर जिस जिस कंट्री में स्मॉल पॉक्स था वहां पर बहुत मास लेवल पे हर किसी को टीका लगाया गया, और आज ये बीमारी इरेडिकेट हो चुकी है। इरेडिकेट का मतलब है खत्म हो चुकी है। तो अगर आपसे पूछ रहे संसार से कौन सा पॉक्स खत्म हो गया, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया है। लेकिन काउ पॉक्स, मंकी पॉक्स ये आज भी आते हैं, पता है। अभी आपने सुना होगा टोमेटो फ्लू हो रहा है ना। ऐसे कभी कभी पॉक्स ना घूमते रहते हैं, और जिन सारे पॉक्स के लिए कभी कभी ये वैक्सीन लगा के देख लेते हैं साइंटिस्ट, काम भी कर जाती है ये, है ना। इसके वैक्सीन का कोई अलग नाम नहीं था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ऐसे नाम रख दिया, चिकन पॉक्स वैक्सीन ऐसे नाम रख दिया। अब इन दोनों के सिम्टम्स में थोड़ा सा फर्क है, थोड़े से लक्षण ऐसे अलग दिखेंगे। देखो, बुखार आएगी, पता है, जॉइंट्स में दर्द होगा, पता है। अब हल्का चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में बुखार, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये क्या बताऊं मैं, ये तो पता ही है आपको। अब सुनो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्या होता है। चिकन पॉक्स में ना इस तरीके के रेड कलर के रैशेस से बनते हैं, ऐसे ना स्किन पे खुजली आएगी बहुत तेज, और ऐसे लाल सा दाना बन जाएगा। जबकि स्मॉल पॉक्स पे ऐसे ब्लिस्टर से बनने लग जाते हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले से, और उन छालों के अंदर पस पड़ जाता है बच्चा,
पस का मतलब होता है सफेद कलर का या पीले कलर का लिक्विड, और जब वो फूटता है तो उससे लिक्विड निकलता है और ये अपना निशाना छोड़ जाता है। आज भी देखना बहुत सारे बच्चों के फेस पे, हाथ पे, जिसको स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक वाला लेवल वाला होता है, उसके कहीं ना कहीं बॉडी पर आज भी आपको निशान मिल जाएंगे स्मॉल पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स का निशान सालों साल रहता है। चिकन पॉक्स का ऐसा नहीं होता है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, इस तरीके का लाल सा बनता है, ऐसे रेड कलर के लाल लाल कलर के ऐसे धब्बे से बनते हैं और उसमें खुजली आती है, ऐसे ईचिंग करते रहते हो आप बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा खुजला लिया तो हो सकता है आपको पूरे बॉडी पे फैल जाएगा, है ना, धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा। और जबकि स्मॉल पॉक्स में ऐसा दाना बनेगा और उस दाने के अंदर ऐसे पस भर जाएगा, फिर वो दाना फूटेगा और फूटने से वो पस बाहर निकलेगा सफेद या पीले रंग का। इसलिए इसका निशान ज्यादा दिनों तक रहता है, सालों साल तक इसका निशान रहता है। अगर आप में से किसी बच्चे को हुआ, मुझे तो बचपन में हुआ है, और गांव वगैरह में क्या होता है, जब बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं उसको जब हो गया होता है, पहले गांव में लोग क्या करते थे, सोना पहनाते थे कि कुछ सोने की चीज पहन लो, उस बच्चे के पास अगरबत्ती का धुआं करके रखते थे। ये गांव वगैरह में होते हैं ऐसी चीजें, है ना। और एक बच्चे को हो गया तो उसको 14 से 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर देते थे। वो बहुत जरूरी था क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 से 15 दिन का ही होता है इन बीमारियों का। अगर उस बच्चे के कांटेक्ट में कोई और बच्चे चले गए घर के तो उन सबको भी हो सकता था, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में। बाकी पूरे बॉडी पे रेसेस पड़ेंगे, चिकन पॉक्स में ऐसा होगा और स्मॉल पॉक्स में ऐसा होगा बच्चा। स्मॉल पॉक्स में ज्यादा दाने बनते हैं फेस वगैरह पर और टांगों वगैरह पर, पांव वगैरह पर, जबकि चिकन पॉक्स पर ना, जैसे आपका पेट हो गया, जैसे आपकी कमर हो गई, इस पर ज्यादा दाने बनते हैं। पांव वगैरह में कम पर चिकन पॉक्स फैलता है। स्मॉल पॉक्स तो पूरे बॉडी में, फेस पे बहुत ज्यादा होता है, पांव और हाथ पे बहुत ज्यादा होता है, जबकि चिकन पॉक्स पांव पे, हाथों पे कम होता है, फेस वगैरह पे ज्यादा होता है, ठीक है बच्चा, और कमर पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गए चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। दीज आर हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा संक्रामक रोग हैं, आपको याद रखने हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में, या एक घर में अगर एक बंदे को हो गया तो सारे बंदों को हो सकते हैं। बहुत खतरनाक। लेकिन अब ये इरेडिकेट हो गए हैं। इरेडिकेट का मतलब हो गया लुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि इनका मास लेवल पे वैक्सीनेशन हुआ था। लेकिन पॉक्स आज भी चलते आते रहते हैं, पता है आपको। पॉक्स ऐसे सबसे पहले आया था काउ पॉक्स, ऐसे के ऐसे दाने जैसे स्मॉल पॉक्स में होते हैं, ऐसे गाय के शरीर पे हो रहे थे। और जब गाय के शरीर पे हो रहे थे तो एडवर्ड जेनर ने पहले एक्सपेरिमेंट गाय पे किया था, और फिर देखा ये तो इंसानों में भी फैल रहा है। तो फिर धीरे 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 क्या होने लग गया बच्चा, लोगों में इस बीमारी के बारे में जागरूक किया गया लोगों को, और मास लेवल पे, मतलब जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी थी ना, उससे कहीं ज्यादा गुना लोगों को जागरूक करके इस बीमारी के बारे में लगाया, टीके लगाए। जैसे अभी देखो, आपने सुना होगा गाय वगैरह में लंपी डिजीज चल रही है बहुत ज्यादा, वो भी इस स्मॉल पॉक्स की जैसी बीमारी हो रही है। गाय या ऊंट में उसकी स्किन पे ऐसा दाना पड़ता है, फिर वो दाना फूट जाता है, उससे खून निकल जाता है सारा, ऐसे दाना बनता है, पस पड़ता है, खून निकल के पूरा फट जाता है, जिससे गाय की डेथ हो रही है। राजस्थान में बहुत ज्यादा फैल रही है लंपी डिजीज, बहुत खतरनाक लेवल पे, बहुत सारी गौ माताओं की डेथ हो चुकी है। इसीलिए मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि अच्छे काम करो और भूल जाओ। मेरे पापा ने हमें ये सिखाया है। लेकिन हमारे गांव में एक गौशाला है, जिस गौशाला के अंदर हम, जो गाय आसपास ऐसे इधर उधर फैलती हैं, ऐसे जिनका कोई नहीं होता, जिन गायों का कोई रक्षक नहीं होता है, उनको गौशाला में रखा जाता है। तो जब मुझे पता लगा कि ये लिम्पी डिजीज मेरे गांव में भी बहुत ज़्यादा फैलती है, तो फिर मैंने उसके लिए, उन गायों के लिए जिन गायों को लिम्पी डिजीज हो चुकी है, उस गौशाला में मैंने 51,000 रुपये भी अभी डोनेट किए थे लास्ट, अभी 10-12 दिन पहले। मम्मी को स्पेशल भेजा था जयपुर से अपने गांव कि मम्मी ये पैसे देकर आओ ताकि उन गाय का इलाज हो। क्योंकि आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में तो गाय को गौ माता, मतलब हमारी माँ के बराबर हम सम्मान देते हैं। तो भगवान करे जल्दी से बीमारी ख़त्म हो, क्योंकि बहुत सारी गाय ऊँट मर चुके हैं। और आप सोचो, किसान भाई जिसका सहारा ऊँट है, ऊँट इतने महंगे आते हैं, 1 लाख 2 लाख के ऊँट आते हैं। ऐसे ही ऊँट जो होते हैं ना बच्चा, क्या कहते हैं, ऊंट जो होते हैं ना, ऊंट हो गए, गाय हो गए, गाय बहुत महंगी आती है ना। तो बेचारे किसान भाई दूध बेचकर, घी बेचकर, है ना, छाछ दही बेचकर ऊंट से खेती करते हैं हमारे गांव वगैरह में। तो उनको तो वो आजीविका है बच्चा,
उनकी तो वो आजीविका है। तो फिर उस तरीके से तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है हे भगवान जल्दी से इसको ख़त्म करें। आप ही भगवान से प्रे करना कि जल्दी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। इसके लिए भी स्मॉल पॉक्स वाला टीका ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि कोई इसके लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं बना है लिम्पी डिजीज़ के लिए, लेकिन कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब वैक्सीन कब तक बन जाती है इसकी, भगवान करे जल्दी वैक्सीन बने, या ये गायों के अंदर इम्यूनिटी इस तरीके से डेवलप हो जाए कि अब वो गाय वगैरह को ना हो इसके बारे में। ठीक है, चलो ये बात हो गई अपनी स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की। अब चलते हैं, कितनी होगी, 4-5 होगी ना। नेक्स्ट बीमारी लिखेंगे पोलियो। पोलियो भी आप जानते हैं इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है ऑन डॉक्यूमेंटेशन। मैं हर क्लास में बोलती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में पोलियो फ्री हो चुके हैं हम। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पूरे संसार में रिप्रेजेंट करने के लिए, अदर कंट्रीज के सामने दिखाने के लिए हम कुछ झूठ भी बोल देते हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन हर साल नए नए पोलियो के केस आ रहे हैं। ऑन डॉक्यूमेंटेशन इंडिया इज पोलियो फ्री, लेकिन अभी भी पोलियो के बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। शायद आप लोग ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब बात करते हैं पोलियो की तो पोलियो भी वायरस से होता है। अब पोलियो कौन से वायरस की वजह से होता है, तो भाई पोलियो वाले वायरस को, एक तो आप इस वायरस को पोलियो वायरस ही कह सकते हैं, पोलियो वाले वायरस को पोलियो वायरस, पोलियो विषाणु, या बच्चा ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एंटेरो वायरस। एंटेरो वायरस एक समूह है जिससे ये बिलोंग करता है, पोलियो वायरस या एंटेरो वायरस, इससे ये बिलोंग करने वाली बीमारी है। अब ये कहाँ से फैलता है, तो जब बात करते हैं इसका वेक्टर, तो ये पानी वगैरह से ज्यादा फैल जाता है, पानी से, या हल्का फुल्का जब बात करते हैं इसमें हाउस फ्लाइज, जो हमारे घरों में जो मक्खियां आती हैं ना, वो मक्खियां बहुत ज्यादा पोलियो फैलाई थी एक टाइम पर। घरेलू मक्खी बैठ गई, उसके अंदर एंटेरो पोलियो वायरस है, और वो मक्खी हमारे खाने पे बैठ गई, वो मक्खी हमारे पानी के अंदर गिर गई, और उसके बाद गिर के वापस निकल गई, उड़ गई वो, है ना। कभी कोई मर भी जाती है। अब मरी हुई मक्खी का पानी तो कोई नहीं पिएगा ना, लेकिन आपको पता नहीं लगा कि आपके खाने पे आपके फ्रूट्स कटे हुए थे, आपकी सब्जियां कटी हुई थी। हाँ जी, मैं राजस्थान से हूँ बच्चा, है ना। तो आपने उस खाने को खा लिया, तो उस मक्खी से आपके बॉडी में क्या फैल जाएगा, उस मक्खी से आपके बॉडी में क्या आ गया, ये वायरस आ गया, एंटेरो वायरस। और आपको बता दूं, ये एंटेरो वायरस जाता है सीधा सीधा नर्वस सिस्टम, और भाई जो बीमारी नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है ना, उस बीमारी से खतरनाक बीमारी कोई नहीं है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है बच्चा। ये कहां पर, ये नर्वस सिस्टम में जाती है, और साथ में आपको बता दूं, इस बीमारी में क्या होता है, बैंड पड़ने लग जाता है, बैंड इन बोन्स, हड्डियों में पहुंच जाता है ये वायरस, हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, ऐसे हाथ टेढ़ा हो जाएगा कोई, ये हाथ की हड्डी मेरी सीधी है, भगवान की दया से अगर मेरे बॉडी में पोलियो वायरस आ गया, ऐसे बैंड पड़ जाएगा। नेक्स्ट, बैकबोन में बैंड आ जाता है। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी में भी बैंड आ जाता है। रीढ़ की हड्डी इस तरीके से मुड़ जाती है, इस तरीके से ऐसे हो जाता है इंसान। पाँव में, लेग में, कहीं पर भी पाँव के अंदर पोलियो वायरस चला गया, पाँव बच्चे का टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो गया, पाँव टेढ़ा हो गया, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, क्योंकि ये वायरस एक तो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हड्डियों में बैंड पड़ना शुरू हो जाते हैं और हड्डियों में भी इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। और बच्चा इस तरीके से, जैसे मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, इस छोटे से प्यारे से नन्हे से गुड़िया को, ये देखो इसका पाँव कैसे है, इस तरीके से बैंड पड़ गया इसके पाँव में, इसका पाँव टेढ़ा हो गया। और एक बार पोलियो में इस तरीके से पाँव टेढ़ा हो जाता है तो वो फिर ठीक भी नहीं होता है। लकवा जैसा होता है, लेकिन लकवा नहीं है, लकवा अलग होता है बच्चा, लकवे की बात आगे करेंगे, है ना। लकवा भी नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। अब नर्वस सिस्टम, और जो नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जो हड्डियों को सही रखता है, तो अगर वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा जब जब इफेक्ट होगा तो हड्डियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे ही लकवा भी होता है, ठीक है, ऐसे ही पैरालिसिस भी होता है। तो इस तरीके से आपका पाँव टेढ़ा हो जाता है, बैंड आ जाता है, ठीक है। और अब जब बात करते हैं तो पोलियो से घबराने की जरूरत नहीं है। हर साल 24 अक्टूबर को मेरा भाई का बर्थडे है, इसलिए मुझे याद रहता है, हम पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम पोलियो के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं कि पोलियो से बचाव आपको लेना जरूरी है ना।
पोलियो से बचाव लेना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव बुक मेरी बायोलॉजी वॉल्यूम 1 है, अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है, उसकी MRP 295 है, लेकिन आप उसको अभी लेते हैं तो 200 रुपए की आपको पड़ेगी। बुक वाले सेक्शन में जाके बायोलॉजी वॉल्यूम 1 ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक। जिसने पूछा है उसको बता दिया है। हर साल 24 अक्टूबर को मेरे भाई का भी बर्थडे हुआ था 2002 में। मेरा भाई बहुत छोटा है मेरे से, क्योंकि मेरे से छोटी एक सिस्टर है, उसके बाद मेरा भाई है। 24 अक्टूबर को पोलियो डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है। और अब पोलियो से घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पोलियो का पहले तो वैक्सीन बना था, पोलियो का पहले तो टीका लगता था, पोलियो का वैक्सीन, पोलियो टीका लगता था, और फिर पोलियो टीके की जगह पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की आ गई थी। याद है ना, 2 बूंद जिंदगी की। कितना मास लेवल पे हर घर जा जाके नर्सेस, कंपाउंडर क्या करते थे, हर घर जा जाके छोटे बच्चे को पहले पोलियो का टीका लगाते थे और फिर पोलियो के लिए क्या करने लग गए थे, फिर पोलियो के लिए दवाई पिलाने लग गए थे। और पोलियो के लिए जो टीका लगता था बच्चा, वो था IPV। इसका नाम था IPV। इसकी फुल फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड का मतलब है मरा हुआ पोलियो वाला वायरस आपके बॉडी में डालते थे ताकि इम्यूनिटी बन जाए, ताकि आपके बॉडी में इम्यूनिटी बन जाए पोलियो वाले वायरस के लिए। तो पहले तो इस नाम का टीका आता था, फिर आ गई बच्चा ऑरल ड्रॉप, ऑरल पोलियो वैक्सीन, ऑरल पोलियो ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की। और 2 बूंद जिंदगी की जो ऑरली मुंह से पिलाई जाती है उसे ऑरल पोलियो ड्रॉप कहते हैं। ये टीका बनाया था बच्चा किसने, अल्बर्ट सेबिन ने। जब बात करते हैं बच्चा, दोनों के लिए अलग अलग। घटना चक्र भी अच्छी बुक है, लेकिन घटना चक्र में बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर चैप्टर के बाद कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखो पोलियो का जो टीका है वो बनाया था सर डॉक्टर जोनास सॉल्क ने। जिन साइंटिस्ट ने IPV बनाया था उनका नाम था जोनास सॉल्क ने, डॉक्टर जोनास सॉल्क भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जोनास सॉल्क ने क्या किया, पोलियो का टीका बनाया, लेकिन 2 बूंद जिंदगी की किसने बनाई, अल्बर्ट सेबिन ने। अल्बर्ट सेबिन, SEBIN, अल्बर्ट सेबिन, सर अल्बर्ट, देखो इतने महान साइंटिस्ट हैं, सर लगाना पड़ेगा। सर अल्बर्ट सेबिन ने 2 बूंद जिंदगी की दी, और ये 2 बूंद जिंदगी की पिला पिला के आज पोलियो को हमने खत्म तो कर लिया, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हुआ है। आज भी कहीं दूर दराज गांव ढाणियों में आज भी एक आधा पोलियो का मिल जाता है, कोई ना कोई पेशेंट किसी तरीके का मिल जाता है। क्या कह रहे हैं आप सम्राट, क्या क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं? बैकबोन से आवाज आती है बॉडी में, मरोम से क्या कह रहे हैं आप, में समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है बच्चा, कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। देखो हल्का फुल्का अगर पोलियो फर्स्ट स्टेज पे है तो फिर कोई स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही है, आपका इंटरनेट में कमजोरी है, अभिषेक यहाँ से सही चल रहा है एकदम। देखो क्या होता है, पोलियो की भी स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर फर्स्ट स्टेज का पोलियो है तो उसको थोड़ा बहुत ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा, भाई बैकबोन से आवाज क्यों आती है, भाई रीढ़ की हड्डियों में बहुत सारी हड्डियां होती है, बैंड होगी तो ऐसे ऐसे होंगी हड्डियां, तो आवाज तो आएगी, आवाज तो आने लग जाती है रीढ़ की हड्डी से। जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी में पोलियो बन जाता है, रीढ़ की हड्डी एक थोड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती हैं, इस तरीके से। अब मान लो इसी में बैंड हो गया तो चीजें आपस में से टकराएंगी, इससे आवाज आने लग जाती है। ठीक है, तो पोलियो कहने के लिए क्या हो गया बच्चा, पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हुआ। इंडिया की बात करूं तो मैं, ठीक है, जब बात करते हैं ऑरल ड्रॉप की, यस, ऑरल ड्रॉप पिला के इस तरीके से खत्म कर दिया गया था पोलियो को, लेकिन अभी भी मिल जाते हैं कभी कभार, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंटेशन हमारी सरकार छुपा जाती है केसेस को, क्योंकि ये एक शर्मनाक घटना है। जब हमारे पास टीका और जब हमारे पास 2 बूंद जिंदगी है, तो ऐसा मतलब हमारी सरकार ऐसा क्या काम कर रही है जिसकी वजह से आज भी पोलियो की, मतलब इस तरीके से पोलियो के हर साल पेशेंट मिल रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, और हमारी सरकार के लिए भी, इसलिए वो छुपा जाती है आंकड़े। ठीक है, चलो अब बात आती है नेक्स्ट बीमारी की। नेक्स्ट बीमारी है HIV एड्स। HIV एड्स आप जानते हैं, बड़ा है, इसको पढ़ाएंगे कल की क्लास में। हाँ जी, HIV एड्स भी वायरस के इन्फेक्शन से होता है, ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आज
थोड़ा सरसा पड़ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा टीका बनाने वाले साइंटिस्ट कहाँ के थे। अब ये सब आप फालतू के क्वेश्चन क्या कर रहे हो, कौन पूछता है। मेन जो साइंटिस्ट होते हैं वो इंग्लैंड के रहने